My name is Dr. Sumit Yadav. We are discuss about the third paper of BSc final year, quantum mechanics and spectroscopy. मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ हमेशा कृष्ण का क्वार्टर विकर्ण से भी लेते हैं। इसमें क्या होती है, जितनी भी रेडिएशन आएगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशन एंड रिफ्लेक्टेड बैक। एब्जॉर्प्शन जो कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है वो है ए। और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ट्रांसमिशन कांस्टेंट है ए डैश। तो उनका जो प्लस होता है वो क्या होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द वेन डिस्प्लेसमेंट, वेन का विस्थापन नियम। देखिए हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा था, तो ऊर्जा वितरण जो वक्र है, वक्र है, जो ग्राफ है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें हमें एक एक दो तीन और चार, हमें ये चार मिले थे, चार कर्व मिले थे। पहला जो कर्व है वो 4000 का है, दूसरा जो कर्व है वो 5000 का है, तीसरा जो कर्व है वो 6000 का है और चौथा जो कर्व है वो 7000 का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले जो कर्व का मैक्सिमा है वो इस तरफ है, फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद मैक्सिमा किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद मैक्सिमा किस तरफ आ रहा है, और लेफ्ट साइड आ रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो मैक्सिमा है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड आ गया। तो इससे हमारा मतलब क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। ये मैंने दिखा रखा है वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ घटेगी, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इट मींस टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये है एम, ये है मैक्सिमा को दिखा रहा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मिनिमम की तरफ हो जाएगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से दैट द रेडिएशन इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर ऑफ दैट सरफेस। मतलब जिस भी सरफेस से, सतह से रेडिएशन बाहर निकल रही है, वो उससे निकलने वाली एनर्जी उस सरफेस के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन बाय द आइंस्टीन। इसमें कहा गया है कि अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करती किसी सरफेस पे, डेफिनेट रेडिएशन होनी चाहिए, तो उस सरफेस में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, और इंसिडेंट आई, रेडिएशन आई, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी या बाहर निकलेगी तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की ऊर्जा, एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन से कम होगी। व्हेन रेडिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना है, वो रेडिएशन एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। उस डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति। और एच न्यू डैश, उस चीज को हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एनर्जी। कम्पटन इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट क्या होता है, देखो एक चैम्बर के अंदर मैंने एक सोर्स लिया जो एक्सरे को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है। दिस इज द सोर्स, एक्सरे रिलीज कर रहा है सारी डायरेक्शन में, तो मैंने ये स्लिट लगा दिया, तो इससे क्या होगा, मुझे एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या मिलेगी, मुझे एक्सरे मिलेगी। मुझे पिन पॉइंट एक्सरे चाहिए, रेस चाहिए, कन्वर्ज रेस चाहिए, वो हमें कन्वर्ज रेस मिलेगी। ग्रेफाइट ब्लॉक बीच में रखा हुआ, ग्रेफाइट ब्लॉक जो है उस एक्सरे को, कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पोर्शन को वो स्कैटर्ड कर देगा। तो हमें मेजर क्या करना है, हमें मेजर करना है जिस एंगल पे वो स्कैटर्ड होगी वो, और स्कैटर्ड वेवलेंथ, स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ, वो हमें इसमें कम्पटन इफेक्ट में मेजर करना है। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर ने कुछ इक्वेशन दी,
अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता है, C इक्वल टू 2md²। अगर वो टाइम डिपेंडेंट है, अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो उसको कहेंगे टाइम डिपेंडेंट। अगर वो टाइम उसके अंदर नहीं है, वो फैक्टर ही नहीं है, तो उसको कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण। देखिए हमने एक बॉक्स लिया, पोटेंशियल वेल लिया। ये पोटेंशियल वेल के तीन इसके इंटरवल होंगे, एक होगा माइनस इंफिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू 0, एक इसके बीच में एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल, और दूसरा जो आउटर फाइनाइट होगा वो एक्स इज इक्वल टू इंफिनाइट तक। तो कोई भी ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करेगा उसके तीन हम लोग बुक्स, तीन उसके इंटरवल होंगे। फर्स्ट इज माइनस इंफिनिटी टू एक्स इज इक्वल टू 0, सेकेंड जो इंटरवल होगा एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल, और उसका जो लास्ट होगा क्योंकि वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंफिनिटी। आपको ध्यान रखना हमेशा। जीरो पॉइंट एनर्जी। देखिए कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, फिर वो हाई एनर्जी स्टेट से फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। बट जिस ग्राउंड स्टेट से वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उस उस समय व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, द स्टेट इज कॉल्ड n इज इक्वल टू 0 एंड द, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा सीरीज। We know that hydrogen having a nucleus and the nucleus contain a proton, and as well as electrons are revolving around the nucleus. So suppose this is a hydrogen atom in which nucleus are present and one proton are present and one electron are revolving around the nucleus. When we give energy to this electron, electron jumps, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. This is n is equal to 1. Here n is equal to 1 is the ground state. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो 2 में भी जा सकता है, वो 3 में भी जा सकता है, वो 4 में भी जा सकता है, थोड़ी देर बाद वो वापस जंप करेगा। वो अगर वो n इज इक्वल टू 4 में है तो n इज इक्वल टू 1 में आएगा, अगर वो n इज इक्वल टू 3 में है तो n इज इक्वल टू 1 में आएगा, अगर n इज इक्वल टू 2 में है तो n इज इक्वल टू 1 में आएगा। मतलब n इज इक्वल टू 1 है, उसकी ग्राउंड स्टेट है। देखो ये n इज इक्वल टू 1 लिखा है, n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो जब वो एनर्जी इमिट करेगा उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, लेमन सीरीज। इसी तरह से सपोज इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 2 में है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके किस में जाएगा, 3 में, 4 में, 5 में, और वापस जंप करके किस में आएगा, 2 में। वापस जंप करके किस में आएगा, 2 में। तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी, हमें सीरीज मिलेगी बाल्मर। देखो ग्राउंड स्टेट क्या है, 2 ही है। इसी तरह पास्टन सीरीज में क्या होगा, अगर वो 3 में है ऑलरेडी, 3 में एनर्जी एब्सॉर्ब करके किसमें जाएगा, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, किसमें भी जाएगा, वापस एनर्जी एमिट करके किसमें आएगा, 3 में। ग्राउंड स्टेट तो 3 है, तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो कुछ कहेंगे पास्टन सीरीज। नेक्स्ट ब्रैकेट सीरीज। अब ग्राउंड स्टेट है वो है 4, मतलब 4 से ऊपर ही जाएगा, 4 से नीचे की तो बात ही नहीं करनी है। 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, 7 में जा सकता है, 8 में जा सकता है, एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, थोड़ी देर वहां रुकेगा, वापस आएगा, किस में आएगा, 5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है। तो हमें जब एनर्जी जो मिलेगी उससे जो सीरीज मिलेगी उसको कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट हम चलते हैं फंड में। अब क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है, 5 से ऊपर ही ऊपर जाएगा, 6 में भी जा सकता है, 7 में भी जा सकता है, 8 में जा सकता है, वापस किस में आएगा, 6 से 8 में आ सकता है, 7 से 8 में आ सकता है, 8 से 8 में आ सकता है। उस समय जो हमें मिलेगी उसको कहते हैं फंड सीरीज। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिली है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बताई आपको, जो कि इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हाइड्रोजन एटम। आइसोटोप्स का नहीं, आइसोटोप्स में तो
ड्यूटेरियम भी हो सकता है, बट नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस केस को हमने यहां डिस्कस किया और अच्छे से इसको पढ़े। कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मुझसे कॉल करके चीजों को पूछे, उसको क्लियर करें और ये बहुत अच्छे से पढ़े। बाकी चीजें पढ़े, ये जरूर अच्छे से पढ़े। थैंक यू वेरी मच।